कैरेबियन सागर में स्थित एक निजी द्वीप, शानदार लग्जरी विला, छिपे हुए कैमरे और भयानक अपराधों की फुसफुसाती हुई अफवाहें। ये है लिटिल सेंट जेम्स जेफरी एपस्टीन का द्वीप। कुछ लोगों के लिए ये स्वर्ग था, लेकिन दूसरों के लिए ये उससे कहीं ज्यादा अंधेरी जगह थी। इस वीडियो में हम जानेंगे जेफरी एप्स्टीन, उसके द्वीप और एप्स्टीन फाइल्स से जुड़े उन राजों के बारे में जो आज भी बहस का विषय बने हुए हैं। क्या सामने आ चुका है और क्या अब भी छिपा हुआ है? जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म 1953 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। वह एक साधारण परिवार में पला बढ़ा, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं जल्द ही उसकी परिस्थितियों से कहीं आगे निकल गईं। कुछ समय तक एक शिक्षक के रूप में काम करने के बाद एप्स्टीन ने वित्तीय दुनिया में कदम रखा। कॉलेज की डिग्री न होने के बावजूद उसने न्यूयॉर्क के बैंकिंग जगत के कई प्रभावशाली लोगों को प्रभावित कर लिया। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की फाइनेंशियल फर्म शुरू कर दी। एप्स्टीन दावा करता था कि वो अल्ट्रा रिच यानी बेहद अमीर लोगों की दौलत संभालता है, लेकिन वो अपने क्लाइंट्स और निवेशों को लेकर हमेशा रहस्यमयी बना रहा। वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता था और आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से। जांच एजेंसियां आज भी यह पता लगाने में संघर्ष कर रही हैं कि उसने इतनी संपत्ति आखिर कैसे इकट्ठा की। 1990 के दशक में एप्स्टीन ने लिटिल सेंट जेम्स द्वीप खरीदा। लगभग 70 एकड़ में फैला यह द्वीप यूएस वर्जिन आइलैंड्स में स्थित है। चारों ओर नीला पानी और पूरी तरह अलग थलग वातावरण। रिपोर्ट्स के अनुसार एप्स्टीन ने इस द्वीप को विकसित करने में दसियों मिलियन डॉलर खर्च किए। उसने एक भव्य मुख्य घर, गेस्ट विला और कुछ अजीब वास्तु संरचनाएं बनवाईं, जिनमें एक नीला सफेद ढांचा भी शामिल था जिसे संगीत मंडप बताया जाता था। बाहरी दुनिया के लिए यह एक निजी लग्जरी रिट्रीट था, लेकिन कई पीड़ितों और जांचकर्ताओं के लिए यह द्वीप शोषण और नियंत्रण का प्रतीक बन गया। 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच में पुलिस को एक 14 साल की लड़की के माता-पिता से शिकायत मिली। 2005 में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को एप्स्टीन की हवेली में आपत्तिजनक कृत्यों के लिए पैसे दिए गए थे। जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक पैटर्न दिखाई दिया। दर्जनों लड़कियों और युवतियों ने बताया कि उन्हें आसान पैसे और मसाज के बहाने बुलाया गया, लेकिन कई मामलों में यह सब कुछ और ही बन गया। पीड़ितों के अनुसार शुरुआत अक्सर मसाज के नाम पर होती थी, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते जाते थे और ये सब यौन शोषण में बदल जाता था। कई लड़कियां उस वक्त बहुत कम उम्र की थीं। डर, शर्म, दबाव और कभी-कभी पैसे की मजबूरी के कारण वे लंबे समय तक चुप रहीं। आरोप ये भी था कि इन लड़कियों को अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया ताकि यह शोषण बार-बार और योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके। सबूत एक संगठित शोषण तंत्र की ओर इशारा कर रहे थे। इसके बावजूद नाबालिगों की तस्करी जैसे गंभीर आरोपों के बजाय एप्स्टीन ने 2008 में एक बेहद विवादास्पद प्ली डील हासिल कर ली। उसने केवल 2 राज्य स्तरीय आरोपों में दोष स्वीकार किया, 13 महीने काउंटी जेल में बिताए और उसे दिन में काम के लिए बाहर जाने की अनुमति भी थी। इतने गंभीर अपराधों के लिए यह सजा चौंकाने वाली थी। यहीं से शक पैदा हुआ कि कहीं न कहीं ताकतवर लोग उसे बचा रहे थे। एप्स्टीन खुद को लग्जरी और प्रभावशाली लोगों से घेर कर रखता था। उसका द्वीप और उसकी हवेलियां सिर्फ छुपने की जगह नहीं थीं, बल्कि एक मंच थीं। राजनेता, बड़े बिजनेस लीडर और मशहूर हस्तियां सालों तक उसकी संपत्तियों पर आती रहीं और उसके निजी विमान में उड़ान भरती रहीं। हालांकि किसी से जुड़ाव होना अपराध का सबूत नहीं है। जांचकर्ताओं को आज भी यह सवाल परेशान करता है, लोगों को कितना पता था? और पहली सजा के बाद भी एक दोषी व्यक्ति इतने ताकतवर रिश्ते कैसे बनाए रख सका? जुलाई 2019 में एप्स्टीन को नाबालिगों की तस्करी और साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
लोगों का कहना था कि 2002 से 2005 के बीच उसने दर्जनों लड़कियों को भर्ती किया, उन्हें पैसे दिए और उन्हें अपनी अलग अलग संपत्तियों के बीच ले जाया गया, जिसमें उसका निजी द्वीप भी शामिल था। गिरफ्तारी के बाद जब उसके ठिकानों पर छापे मारे गए तो कंप्यूटर तस्वीरें और दस्तावेज बरामद हुए जो पीड़ितों के बयानों से मेल खाते थे। इस गिरफ्तारी ने दुनिया भर में गुस्सा भड़का दिया। लोग सिर्फ उसके अपराधों पर नहीं बल्कि इस बात पर जवाब चाहते थे कि वो इतने सालों तक कानून से कैसे बचता रहा। लेकिन पूरी सच्चाई सामने आने से पहले ही एक और चौंकाने वाली घटना हुई। अगस्त 2019 में एप्स्टीन न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर की जेल कोठरी में मृत पाया गया। सरकारी तौर पर उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन हालात बेहद खराब थे। सिक्योरिटी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, गार्ड ने अपनी नियमित जांच नहीं की, रिकॉर्ड में हेराफेरी पाई गई और उसे पहले ही सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। इन सब ने दुनिया भर में साजिशों को जन्म दिया। कुछ लोगों ने कहा उसे चुप कराने के लिए मारा गया, कुछ लोगों ने तो मौत को नकली तक बताया। हालांकि न्याय विभाग और FBI की कई जांचों ने निष्कर्ष निकाला कि मौत आत्महत्या थी, जो लापरवाही और खराब निगरानी का नतीजा थी, किसी साजिश का नहीं। फिर भी लोगों का भरोसा आज भी टूटा हुआ है। एप्स्टीन की मौत के बाद भी मामला खत्म नहीं हुआ। हजारों पन्नों के कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, गवाहियों और सील की गई फाइलों को मीडिया में एप्स्टीन फाइल्स कहा जाने लगा। इनमें पीड़ितों की गवाही, FBI द्वारा जुटाए गए सबूत और कई लोगों के नाम शामिल हैं। कुछ दस्तावेज सार्वजनिक हुए हैं, लेकिन कई आज भी सील या ब्लैकआउट किए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं पूरा सच सामने आना चाहिए, तो कुछ का मानना है कि बिना पुख्ता सबूत नाम उजागर करना बेगुनाहों को नुकसान पहुंचा सकता है। नई फाइल के साथ ऑनलाइन अटकलों की बाढ़ आ जाती है, कुछ सच तो कुछ सिर्फ अफवाह। पत्रकार, वकील और पीड़ितों के समर्थक आज भी सच्चाई की मांग कर रहे हैं, जबकि अदालतें गलत जानकारी और मानहानि के खतरे को तौल रही हैं। फिलहाल सच का बड़ा हिस्सा अब भी बंद फोल्डरों और काली स्याही के पीछे छिपा है। एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, यह ताकत, पैसे और प्रभाव के उस व्यवस्था की कहानी है जो कई बार सबसे भयानक अपराधों को भी कानून से बचा लेती है। ये था जेफरी एप्स्टीन, द्वीप, अपराध और फाइलें।